हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे और डेफिनेटली अपनी स्टडीज भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में, लास्ट पार्ट में हमने चैप्टर 4 के 2 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एयर की कुछ प्रॉपर्टीज ऑलरेडी देख चुके हैं, एयर की डिफरेंट लेयर्स को स्टडी कर चुके हैं। अब हम उसके बाद हमने टेम्परेचर को भी देखा था कि कैसे टेम्परेचर और एयर प्रेशर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और उन्हीं एयर प्रेशर से रिलेट करते हुए आज हम इस वीडियो में विंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षास्त्र एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दिस इज साक्षी एंड वी आर स्टडीइंग ज्योग्राफी टुगेदर। तो चलिए, आज का टॉपिक है अबाउट द विंड। तो हमने लास्ट वीडियो में एयर प्रेशर के बारे में पढ़ा था कि एयर प्रेशर मतलब एक ऐसा प्रेशर है जो कंटिन्यूसली हमारे ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर प्रेशर बना हुआ है, उसे हम बोलते हैं एयर प्रेशर। अब वही एयर अगर मूव करने लगती है, एयर ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, अगर वही एयर मूव करने लगे, ब्लो होने लगे, तो उस एयर को हम क्या बोलते हैं? उस एयर को हम बोलते हैं विंड। उस एयर को हम बोलते हैं विंड। सो यस, इसी मूवमेंट के मतलब इसी मूवमेंट ऑफ एयर के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि कैसे एयर का मूवमेंट होता है, मतलब कैसे ये विंड्स जो हैं कैसे ब्लो होती हैं। तो एक लाइन लिखिए, इट ब्लोज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। मतलब जो एयर होती है उसका मूवमेंट हमेशा कहाँ से होता है? हाई प्रेशर एरिया से, और हाई प्रेशर एरिया से टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया। अब हाई प्रेशर एरिया कौन सा है? देखिए यहाँ पे, दिस इज अवर अर्थ, ये हमारी अर्थ है। हमें पता है ये सेंटर पे क्या है? इक्वेटर है। इक्वेटर पे जो प्रेशर होगा वो कौन सा प्रेशर होगा? लो प्रेशर होगा। मतलब जहाँ हीट ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगी? वहाँ पर लो प्रेशर जो होगा वो लो होगा एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। और वहीं अब ये जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर। तो अभी मैंने क्या स्टेटमेंट आपको बोला? इट मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर कहाँ पर है? आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हाई प्रेशर है। तो हमेशा ये जो विंड्स मूव होंगी वो कहाँ से कहाँ मूव होंगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। इसका मतलब पूरी अर्थ में ये चीज़ तो हमेशा स्टेबल है, तो पूरी अर्थ में जो विंड्स हैं वो जो ब्लो हो रही हैं वो हमेशा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से विल मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। दिस मच इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट है, अब ये जो विंड है जेंटली मतलब नॉर्मली ब्लो हो रही तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप हाथ फैलाए ऐसे पहाड़ों के पास में जेंटली आराम से ब्लो हो रही है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, यू फील इट वेरी गुड। सो यू कैन सी विंड एट वर्क। तो जब विंड मतलब वो जो एयर है जब मूव करने लगती है, जेंटली मूव कर रही है, सो एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स, तो आप देख सकते हैं, आप इसको फील कर सकते हैं। हाउ यू कैन फील कि देखो, आप जब देखेंगे आसपास जेंटली जब ब्लो हो रही है एयर, तो जो लीव्स है ट्रीज की वो धीरे धीरे ड्राई लीव्स जो है वो ब्लो होना शुरू हो जाएंगी, उड़ने लगेंगी ड्राई लीव्स। और वहीं अगर यही जो विंड है, ये जो मूवमेंट है एयर का, अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट के कारण यहाँ पे क्या हो सकता है? स्टॉर्म आ सकता है। मतलब ये जो अभी तो सिर्फ लीव्स मूव कर रही थी, और अगर ये विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है, मूवमेंट बहुत हाई हो जाता है, तो इट कैन डिस्ट्रॉय होल ट्री ऑल्सो, पूरे ट्री को ही उड़ा के ले जा सकती है। तो हाँ, देखिए कैसे जेंटली जब एयर मूव हो रही तो कितना अच्छा फील हो रहा था हमें, लेकिन वहीं अगर ये विंड जो है वो बहुत स्पीड में ब्लो होने लगे तो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस, फॉर आवर एनवायरमेंट। समटाइम व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली, तो जब जेंटली ब्लो होती है तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। और हाउ वी कैन फील? वी कैन सी द ब्लोइंग अवे द स्मोक। जो स्मोक अगर आसपास वाले एरिया में होता है तो वो जेंटली ऐसे मूव हो रहा होता है उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। आप घर में थोड़ी सी आग जलाते हैं, धुआं स्मोक हो जाता है, तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में एयर होती है। तो इसका मतलब क्या कि एयर जेंटली ब्लो हो रही है। उसके अलावा आप उसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी देख सकते हैं। बट यही एयर जब बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तो इट कैन क्रिएट द
डिफिकल्टी फॉर अस, इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। अगर इस डायरेक्शन में विंड मूव कर रही है और आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और वो जेंटली नहीं है, बहुत स्ट्रांग है, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द विंड। सो कैसे ये जो जेंटल विंड है अगर स्ट्रांग हो जाए तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और ये आपने ज़रूर से ज़रूर अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो देखा होगा। उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखिए कि जब आप बहुत हैवी रेन होती है, अम्ब्रेला लेके जा रहे होते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत स्ट्रांग विंड आ जाती है, तो आपका जो अम्ब्रेला होता है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है, उल्टा हो जाता है, मूव करने लगता है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ से आपको पता चल सकता है कि यस, जो विंड है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है, बहुत स्ट्रांग हो गई है, और उसे हम क्या बोलते हैं, विंडी डे, मतलब कि स्ट्रॉर्म वाला डे जहाँ होता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं यहाँ पे जिसमें कि आपने स्ट्रॉन्ग विंड को फील किया होगा। तो वो कौन कौन सी एक्सपीरियंसेस हैं आपके, जल्दी से शेयर करिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से एक्सपीरियंसेस आपने किए हैं स्ट्रॉन्ग विंड के। आगे मूव करते हैं, अब एक फैक्ट वाली बात जान लेते हैं अबाउट द विंड, दैट विंड जो है ना, जो डिफरेंट विंड्स होती हैं, उन विंड्स के नेम जो रखे गए हैं वो उनकी डायरेक्शन के बेसिस पे रखे गए हैं, किस डायरेक्शन में मूव करती है। जैसे कि अगर कोई विंड वेस्ट से मूव कर रही है, वेस्ट डायरेक्शन से मूव कर रही है, तो उस विंड को हम वेस्टर्ली भी बोल सकते हैं। सो दिस इज अ फैक्ट। अगर ईस्ट से मूव कर रही है तो ईस्टर्ली बोलेंगे, वेस्ट से मूव कर रही है तो वेस्टर्ली बोलेंगे। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब ये जो विंड है ना, इसको मेनली 3 कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो जल्दी से ये नेम देखिए कौन कौन सी विंड होती है, इसके बाद हम डिटेल में इन विंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले परमानेंट विंड्स। अब परमानेंट वर्ड से ही समझ में आ रहा है, जो विंड हमेशा अवेलेबल होती है, हमेशा चलती रहती है, इस टाइप की विंड को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट विंड बोलते हैं। सेकेंड है सीजनल। सीजनल से भी हमें पता चल रहा है कि जब जो सीजन होता है, पर्टिकुलर सीजन में ही ये विंड ब्लो होती है, उस टाइप की विंड्स को हम बोलते हैं सीजनल विंड। एंड थर्ड इज लोकल विंड, मतलब पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पर ही ब्लो होती हैं, उस टाइप की विंड को हम लोकल विंड बोलते हैं। चलिए अब डिटेल में इनको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं परमानेंट विंड के साथ। तो यस, परमानेंट विंड को ट्रेड विंड भी कहा जाता है, और वेस्टर्लीज भी और ईस्टर्लीज भी, वेस्टर्लाइज और ईस्टर्लाइज भी कहा जाता है। तो इसके 3 नेम हो गए परमानेंट विंड के, ट्रेड विंड, वेस्टर्लाइज एंड ईस्टर्लाइज आर द परमानेंट। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द एयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो क्या है, पूरी अर्थ में हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। जैसे कि अभी मैंने बताया, जो विंड है वो कहाँ से कहाँ मूव करती है, लो प्रेशर एरिया से, सॉरी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो दिस इज अवर लो प्रेशर एरिया, और उसके बाद जो इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला एरिया है, वो हाई प्रेशर है। दिस इज हाई प्रेशर एरिया एंड दिस इज लो प्रेशर एरिया। तो मैंने बताया हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी, तो इस टाइप की विंड को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट विंड। मतलब ऐसी विंड हमेशा, जो ऑलवेज डायरेक्शन जो होगी विंड की, कुछ पर्टिकुलरली विंड होती है जो हमेशा चलती है, हमेशा एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है और हमेशा ये मूव करती रहती है। तो जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है, उस टाइप की विंड को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट विंड बोलते हैं। और ये क्यों परमानेंट है, क्योंकि इट ब्लोज कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द एयर, पूरे साल चलती रहती है, कभी नहीं रुकती है, हमेशा कंटिन्यूसली ब्लो हो रही होती है, उस टाइप की एयर को हम बोलते हैं परमानेंट विंड्स। अब नेक्स्ट है आपका सीजनल विंड। तो सीजनल वर्ड से ही समझ में आ रहा है सीजनल विंड कौन सी होंगी, जो पर्टिकुलर सीजन में ब्लो होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का एग्जांपल लें, तो इंडिया में मॉनसून्स आते हैं। मॉनसून कहाँ से आते हैं, सपोज दिस इज अवर इंडिया, ये हमारा पूरा इंडिया है, और इंडिया में कुछ विंड्स जो हैं वो यहाँ से साउथ की तरफ आती है, नॉर्थ मतलब साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में इस टाइप से ब्लो हो रही हैं, जो कि इंडिया में क्या लेकर आती हैं, मॉनसून लेकर आती हैं। इस टाइप की विंड को हम बोलते हैं सीजनल विंड, जो कि पर्टिकुलर सीजन में, मीन्स रेनी सीजन में ही मॉनसून्स आते हैं, और इन्हें हम इस विंड को हम बोलते हैं मॉनसून। सो दीज विंड चेंज द डायरेक्शन, ये क्या करती हैं, पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। मतलब कुछ सीजन में, जैसे कि इंडिया में मॉनसून कब आते हैं, जून लास्ट में, जून में आना
होना शुरू हो जाते हैं तो उस टाइम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और फिर 2-3 महीने के बाद वो विंड क्या होती है, वापस से मूव होने लगती है, वापस से अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो इस टाइप की विंड को हम बोलते हैं सीजनल विंड। जैसे कि इंडिया का एग्जाम्पल लें तो वहाँ इंडिया में है मानसून। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकल विंड की। अब लोकल विंड क्या होती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में मूव करती है, इस टाइप की विंड को हम बोलते हैं लोकल विंड। सो ये क्या किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब दिन में कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, और उसके अलावा या फिर एयर में किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मूव करती हैं। इस टाइप की विंड को हम बोलते हैं लोकल मतलब किसी हमारे आसपास के एरिया में या किसी पर्टिकुलर टाइम में। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीज। तो लैंड एंड सी ब्रीज तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है। देखिए सपोज ये हमारा लैंड है और यहाँ पर वाटर है, और यहाँ से क्या आ रही है, ये सन रेज आ रही है। तो हमें पता है सन रेज जब आएंगी तो उसके कंपैरिजन में ये जो लैंड है ना, ये जल्दी हीट अप हो जाएगा। लैंड जल्दी हीट होगा एज कंपेयर टू वाटर। तो जैसे ही सुबह हुई, सुबह के 9-10 बजे तक आप जाएंगे रोड साइड में, रोड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। लेकिन अगर हम वाटर में जाएंगे तो वाटर इतनी जल्दी इजीली गर्म नहीं होता है। तो जब ये इधर पे ज़्यादा हीट हो गया, मतलब यहाँ पे एरिया क्या हो गया, प्रेशर क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। मतलब जहाँ पे हीट ज़्यादा होती है वहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है। अब यहाँ से विंड ब्लो होना शुरू होगी और कहाँ चली जाएगी, वाटर वाले हाई प्रेशर एरिया की तरफ मूव करेगी। सो सॉरी, लाइक दिस। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड है और ये वाटर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, और हाई प्रेशर से अब कहाँ विंड होगी, कहाँ मूव होगी, लो प्रेशर की तरफ। अब लो प्रेशर कहाँ पर है, यहाँ वाटर पे प्रेशर क्या है, कम है अभी, क्योंकि अभी वाटर जो है वो देर में हीट होता है। तो अब यहाँ पर शाम तक ये विंड यहाँ हुई, अब पूरा दिन निकल गया, पूरा दिन हीट अप होने के बाद ये तो बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाती है। लेकिन वाटर क्या है, वाटर अब हीट अप हो चुका है, अब यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया। अब यहाँ से अगेन विंड निकलेगी और कहाँ जाएगी, लैंड की तरफ। तो इससे ही हम बोलते हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। सो दिस हैपन। तो जब दिन में डे के टाइम पे हो रहा है तो ये हो जाएगा लैंड ब्रीज, लैंड से निकल रही है एयर, और डे नाइट के टाइम पे हो जाएगा सी ब्रीज, क्योंकि दिन भर में जो वाटर है वो गर्म हो जाने के कारण अब सी से जो प्रेशर है वो निकलेगा। सो दैट will be called sea breeze. I hope this much is clear to you. So ऐसे आपने do you recall hot and dry local wind of northern plains? नॉर्दर्न प्लेन्स जो है इंडिया में, उसमें भी कुछ इस टाइप का सीन होता है। मतलब रिवर साइड वाला एरिया जो होता है वो जल्दी हीट अप हो जाता है, रिवर वाला देर में हीट अप होता है। तो इस टाइप के बहुत सारे केसेस है। और कौन कौन से केसेस आपने इससे रिलेटेड देखे हैं, जल्दी से मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए। आगे देखते हैं। अब हम एक केस स्टडी देख लेते हैं कि कैसे एयर वाटर के साथ मिक्स होके किस टाइप से हमारे लिए डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर देता है। तो उसमें है एक साइक्लोन। अब साइक्लोन क्या है, साइक्लोन के बारे में देखते हैं। सो ओडिशा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ओडिशा कहाँ पर लोकेटेड है, पहले हम इंडिया में ये देख लेते हैं। सपोज दिस इज अवर इंडिया, ये हमारा पूरा इंडिया है। तो इंडिया में ओडिशा यहाँ पर, मतलब ईस्टर्न कोस्ट पर सिचुएटेड है। इस प्रोन टू साइक्लोन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर मॉनसून की विंड्स आ रही हैं, और हमें ये भी पता है कि यहाँ से यहाँ विंड भी आती है, परमानेंट विंड्स। तो जब परमानेंट विंड्स आ रही हैं यहाँ पर इस साइड में आ रही हैं, तो क्या होगा, that originate in the Bay of Bengal on 17th and 18th अक्टूबर 1999 को क्या हुआ था, एक साइक्लोन आया कहाँ पर, उड़ीसा में, जिससे कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स को हिट किया उसने, 5 डिस्ट्रिक्ट्स को डिस्ट्रॉय किया। उसके अलावा और भी अदर साइक्लोन हुए, कब, वहाँ पे उस एरिया में 19 अक्टूबर 1999 में। दैट डिवास्टेड लार्ज पोर्शन ऑफ स्टेट, बहुत ज़्यादा पोर्शन उससे डिस्ट्रॉय हो चुका था। साइक्लोन मतलब एयर के कारण, एयर प्रेशर जब जाता है वाटर में तो एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर चला जाता है तो वाटर क्या होता है, वर्स्ट होता है, और ऐसे साइक्लिक मोशन में मूव करते करते लैंड वाले पार्ट में भी आ जाता है, और जिससे आसपास का एरिया क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। द डैमेजेस कॉज्ड वर मेनली ड्यू टू द 3 फैक्टर्स। अब ये जो डैमेजेस है ना, ये किस वजह से होते हैं, 3 फैक्टर्स है, विंड वेलोसिटी, रेन एंड टाइडल सर्ज। मतलब विंड की क्या स्पीड है, वहाँ पे रेन कैसे फॉर्म हो रही है, इस टाइप के कॉजेस से साइक्लोन होता है। द विंड अप
टू डिस्ट्रक्शन कॉज बाय अ साइक्लोन। अब ये जो विंड से जो साइक्लोन होता है वो कितना डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है, 260 किलोमीटर्स पर आवर लास्ट फॉर द 36 आवर्स तक कंटिन्यूसली वहाँ पे साइक्लोन रहा, मतलब मैक्सिमम इतना हो सकता है। और 260 किलोमीटर्स दूर तक, मतलब कोस्टल एरिया जहाँ पे ओशियन है वहाँ से 260 किलोमीटर दूर तक इतना लंबा इतना बड़ा साइक्लोन वहाँ पे आ सकता है। द हाई वेलोसिटी विंड्स अप्रूटेड ट्रीज एंड डैमेज। तभी इससे क्या हुआ, कौन कौन से टाइप के डैमेजेस हुए ये देखते हैं हम। ट्रीज बहुत सारे डैमेज हो गए, ट्रीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए, कच्चा हाउसेस जो बने हुए थे मड के वो सब हो गए, वो सब डिस्ट्रॉय हो गए। रूफ टॉप्स ऑफ सेवरल इंडस्ट्री शेड, मतलब इस टाइप की शेड वाली जो इंडस्ट्रीज बनी थी उनके रूफ टॉप उड़ गए, किस वजह से, साइक्लोन की वजह से। तो और पावर सप्लाई जो थे, टेलीकॉम लाइंस, मतलब कंप्लीटली टोटली वहाँ का जो एरिया था वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद हैवी रेन के कारण भी क्या हुआ, साइक्लोन 3 डेज कंटिन्यूसली रहा, 3 दिन तक कंटिन्यूसली वहाँ पर साइक्लोन रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ द रेन, हैवी रेन के कारण। और हैवी रेन से क्या हुई, फ्लडिंग हुई बहुत सारी रिवर्स में, और उड़ीसा में जितनी भी रिवर्स थी सब क्या हो गई, फ्लडेड हो गई। साइक्लिक विंड कॉज्ड टाइडल वेव्स दैट स्वेट्स 20 किलोमीटर। तो जो साइक्लिक विंड होती है वो टाइडल वेव्स को क्रिएट करती है। टाइडल वेव्स के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस टाइप से वाटर, जब आप पढ़ेंगे तो वाटर में टाइड्स फॉर्म होती हैं। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। इस टाइप की केस स्टडी से पता चलता है कि किस टाइप से साइक्लोन हमारे इंडिया के किस किस पार्ट में आया है। अब बात करते हैं मॉइस्चर की। व्हाट इज मॉइस्चर? तो देखिए मॉइस्चर क्या है, हम सबको पता है, हमने वाटर साइकिल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। वाटर साइकिल में क्या होता है, सन रेज के कारण वाटर जो है, ओशियन वाटर या रिवर वाटर जो है वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने से वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। पर जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो कहाँ मिक्स हो जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में। और जब एटमॉस्फेयर में यही वाटर वेपर का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमें क्या फील होने लगता है, हमें ह्यूमिडिटी फील होने लगती है। मतलब उस मॉइस्चर, वो मॉइस्चर जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। सो व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर, अब जब एयर में बहुत सारा वाटर वेपर हो जाता है कलेक्ट, तो हम उसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, बहुत चिप 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 मॉइस्चर टाइप का हमें लगने लगता है। अब जब सन की हीट से ये एयर क्या है, और ज़्यादा वार्म होती जाती है और इसकी कैपेसिटी वाटर वेपर को होल्ड करने की ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पे वो टेम्परेचर, वो जो एरिया है वो और क्या हो जाता है, और ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है। सो ऑन ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक, और इस टाइप का जो सीज़न होता है ह्यूमिडिटी वाला, उस टाइम पे क्लोथ्स जो है वो ईजिली सूखते नहीं है, क्योंकि मॉइस्चर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हाउ इट विल गेट ड्राई होने में टाइम लगता है, क्योंकि फिर इजीली ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो इजीली वो जो हमारे कपड़ों का वाटर होता है वो इवेपोरेट नहीं होता है। अब ये वाटर वेपर राइज, मतलब बढ़ने लगता है, वाटर वेपर का लेवल जो है वो इंक्रीज होने लगता है, तो वो क्या होता है, इट स्टार्ट्स कूलिंग, धीरे धीरे कूल डाउन होना शुरू होने लगता है। और कूल डाउन होने के बाद क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। मतलब कि पहले तो इवेपोरेशन हुआ, जिससे क्या बने, हमारे क्लाउड्स फॉर्म हुए। क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा वाटर वेपर हो जाएगा, तो क्लाउड्स क्या होने लगेंगे, कंडेंस होने लगेंगे, जिससे कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स फॉर्म होने लगेंगे। कहाँ पे, हमारे एटमॉस्फेयर में। क्लाउड्स क्या होते हैं, दीज आर जस्ट द मासेस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, उन्हीं वाटर वेपर के वाटर ड्रॉपलेट्स के हैवी मासेस को हम क्लाउड बोलते हैं। और जब ये ड्रॉपलेट्स बहुत हैवी बन जाते हैं, वाटर बन जाते हैं, बहुत हैवी हो जाते हैं, तो इट स्टार्ट फ्लोटिंग इन द एयर, में फ्लोट होना शुरू कर देते हैं। और फिर वो प्रेसिपिटेशन, मतलब वो क्लाउड्स इतने हैवी हो जाते हैं कि वो फिर नीचे बरसने लगते हैं, जिससे कि हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन, या फिर हम उसे बोलते हैं रेन। जेट प्लेन्स फ्लाई इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड इट। अब वो जब हमें कभी कभी जेट प्लेन्स के पीछे पीछे एक बहुत लंबी वाइट टेल टाइप की दिखाई देती है, वो क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट। द मॉइस्चर फ्रॉम द इंजन्स कंडेंस व्हेन we see the trails of this condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it। अगर कोई एयर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती तो हमें मॉइस्चर के कारण हमें एटमॉस्फेयर में क्या दिखाई देता है, एक ब्लू टेल दिखाई हमें देती है। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। और यही प्रेसिपिटेशन जब लिक्विड फॉर्म में आता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, रेन। मतलब प्रेसिपिटेशन इज नोन एज रेन।
बहुत सारा ग्राउंड वाटर जो है वो कहाँ से, कहीं ना कहीं कहाँ से कलेक्ट हो रहा है, रेन वाटर से, क्योंकि रेन जो होती है वही तो एब्जॉर्ब करती है किसको, ग्राउंड में एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे हम क्या बोलते हैं, रेन वाटर बोलते हैं। प्लांट्स भी वाटर को लॉन्ग टाइम तक होल्ड करते रखते हैं अपनी रूट्स में। ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, रेन वाटर फ्लोज डाउन। अब अगर ट्रीज नहीं रखेंगे तो कौन होल्ड करके रखे, तो इसलिए माउंटेन्स में ट्री नहीं होते हैं, कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, तो इसलिए माउंटेन से वाटर फ्लो होते होते कहाँ आ जाता है, लो लाइंग एरियाज में आ जाता है जिनकी हाइट क्या है, कम है। तो मैकेनिज्म के बेसिस पे 3 टाइप्स के रेनफॉल यहाँ पर होते हैं। कौन कौन से रेनफॉल देख लेते हैं, कन्वेंशनल रेनफॉल, ऑरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लिक। साइक्लिक मतलब बार बार रिपीटेशन पर मंथ जो आ रही है। उसके अलावा ऑरोग्राफिक और अनकन्वेंशनल जो कभी भी रैंडमली कभी भी हो जाती है, इस टाइप की रेन को हम बोलते हैं। अब उसके आगे रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए अगर रेनफॉल नहीं होगी तो क्या होगा, क्या हमारे पास जो इतना सफिशिएंट अमाउंट में वाटर अवेलेबल है क्या वो अवेलेबल होगा अगर एयर नहीं होगी, तो अगर रेनफॉल नहीं होगी तो, और रेनफॉल भी कहीं ना कहीं कहाँ से हो रही है, एयर से हो रही है। सो ऑल योर चैप्टर्स, ऑल योर टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। और ये जो ये जो रेन वाटर होता है ये अर्थ की सरफेस से जो आता है, दिस इज द फ्रेश वाटर, इसे फ्रेश वाटर कहा जाता है। इसमें किसी भी टाइप के मिनरल्स कंटेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन इफ अगर रेनफॉल कम होगी तो क्या होगा, उसकी स्कैरसिटी मतलब उसकी कमी आ जाएगी और फिर उन एरियाज में क्या हो जाएगा, ड्रॉट, सूखा पड़ जाएगा। वहीं इफ इट इज मोर फ्लड टेक प्लेस, और अगर वहीं पे अगर रेनफॉल बहुत ज़्यादा आ रही है, कम आएगी तो ड्रॉट वाली कंडीशन, ज़्यादा आएगी तो फ्लड वाली कंडीशन आ सकती है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, इतना आपको समझ में आया है। अब एक फैक्ट वाली बात जान लेते हैं, अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब देखो जो रेन होती है ना उसके अदर फॉर्म्स भी होते हैं, वो सिर्फ रेन वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नहीं होती है। स्नोफॉल आपने देखी होगी, स्नो भी कहीं कहीं पे गिरता है, तो हाँ वो स्नो भी एक टाइप की रेन है। स्लीट मतलब कि हेल्स मतलब कि छोटे छोटे ओले आपने देखे होंगे, तो उस वो जो ओले गिरते हैं, छोटे छोटे आइस क्यूब्स जो गिरते हैं, आइस स्पेयर्स, उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, रेन की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। सो दिस चैप्टर इज एंडिंग हेयर। हम नेक्स्ट चैप्टर बहुत एंथुजियाज्म के साथ पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ शिक्षास्त्र एजुकेशन में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।